In this video, you are going to learn how to create multi-step form using HTML, CSS and JavaScript। जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप एक मल्टी स्टेप फॉर्म बना सकते हो HTML, CSS और JavaScript की मदद से। सबसे पहले मैं आपको उसका डेमो दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक फॉर्म आ रहा है, इसमें मैं फील्ड इसकी फिल करता हूँ। बाबर, लास्ट नेम इसका मैंने दिया अली। नेक्स्ट किया तो ये हमारे पास आ गया ईमेल और पासवर्ड। इसके अंदर आप अपनी ईमेल दो। ये मैं कोई रैंडम से दे देता हूँ क्योंकि जस्ट हम इसको डमी तौर पे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फ़ोन नंबर भी कोई कुछ भी ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट किया, उसके बाद कंट्रीज में ऐड किया, सिटी ऐड करो आप इसके अंदर, और उसके बाद सबमिट। तो सबमिट के बाद हमारे पास आ गया हेलो बाबर, वी आर रिसीव्ड योर मैसेज, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू अस। तो इसमें आप एक तो ये सीखोगे कि आप किस तरह से मल्टी स्टेप फॉर्म बना सकते हो, और एक इसमें आप ये भी सीखोगे कि किस तरह से आप नेम एट्रीब्यूट की मदद से फॉर्म को वैलिडेट करवा सकते हो जावास्क्रिप्ट की मदद से। इसमें आप CSS के सिलेक्टर भी सीखोगे, किस तरह से आप CSS के एडवांस सिलेक्टर इस्तेमाल करते हो, किस तरह से आप ये जो डिव आपके पास लगी है इसको आप शेडो लगाते हो, इसको आप बॉडी को बिल्कुल सेंटर में करते हो। तो आप इसमें CSS के स्किल्स भी सीखोगे और इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट भी सीखोगे। लेकिन इस वीडियो का मकसद ज़्यादा है कि आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से सिखाया जाए, और ये आप प्रोजेक्ट करने के बाद आपके काफ़ी कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। इसको करने के बाद ना सिर्फ आप जस्ट ये बना सकते हो कि आप एक मल्टी स्टेप फॉर्म बनाओ, बल्कि इसकी मदद से आप कुछ भी परफॉर्म करवा सकते हो। कोई स्लाइडर बनाना चाहो आप, बहुत अच्छा इसकी मदद से स्लाइडर भी बना सकते हो, प्रोडक्ट शोकेस भी कर सकते हो, और इसको आप ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हो। इसका जस्ट आपको कंसेप्ट हमने क्लियर करना है मल्टीपल फॉर्म के ऊपर, मल्टी स्टेप फॉर्म के ऊपर, लेकिन आप इसको और प्रोजेक्ट्स में भी आसानी के साथ सीख सकते हो और आसानी के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और ये आपकी स्किल जो है वो आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि सामने टाइम आप जब वेबसाइट में स्लाइडर बना रहे होते हो, अक्सर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के अंदर, तो आप प्लगइन इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी वो इतनी ज़्यादा लोडेड होती हैं। और फिर अगर हम प्लगइन और लाइब्रेरीज इस्तेमाल करें स्लाइडर्स के लिए तो वो भी एक चैलेंज बन जाता है। तो आप सेम इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए, जिस तरह से आप स्लाइडर में भी यही होता है ना कि आप नेक्स्ट और प्रीव्यू करते हो, यहाँ से मतलब प्री किया और नेक्स्ट किया तो आपके पास इमेज चेंज हो जाती है, और सेम इस तरह से आप मल्टी स्टेप फॉर्म के अंदर भी फंक्शन सीख रहे हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप टीम सेक्शन वगैरह जो भी आप लगाना चाहो इस फंक्शन के थ्रू आप लगा सकते हो। तो इंशाल्लाह आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब इसको बनाने के लिए मैं VS कोड में आ गया हूँ। VS कोड के अंदर आपने 3 फाइल्स लेनी है, index.html, style.css और script.js। index.html के अंदर आपने HTML कोड लिखना है और इन दोनों फाइल्स को आपने लिंक कर लेना। मैं सबसे पहले यहाँ पे CSS की फाइल को लिंक करूँगा, और फिर हमने बॉटम में आके बॉडी से थोड़ा ऊपर हमने स्क्रिप्ट को भी यहाँ पे लिंक कर लेना। यहाँ पर आप SR से लिख के और यहाँ पे कंट्रोल और टैब प्रेस करोगे ना तो आपके पास सजेशन आ जाएगी। तो मैं SR से करने फिर कंट्रोल और टैब प्रेस करूँगा, script.js को सिलेक्ट किया, ये हमारे पास फाइल लिंक होगी। अब इसके अंदर हम HTML का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे आपने एक लेना है सेक्शन, और सेक्शन के अंदर आपने एक लेना है कंटेनर। तो उसको हम मतलब डिव को आपने आईडी क्लास लगानी है कंटेनर के अंदर आपने एक H1 की हेडिंग लेनी है, उसको आपने लिख देना फिल द फॉर्म, और उसके बाद आपने एक फॉर्म का टैग लेना है। फॉर्म के टैग के अंदर आपने एक्शन वगैरह इसको नहीं देना, क्योंकि अभी हम इसमें कोई जो एक्शन है वो परफॉर्म नहीं करवा रहा है, हम जस्ट इसके HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पर फोकस कर रहे हैं। तो अब आपने इसको थोड़ा सा समझना है कि आपके पास फॉर्म किस तरह से वर्क कर रहा है। अब इसको अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नेक्स्ट करता हूँ तो एक हमारे पास अलग से आ जाता है फॉर्म, फिर क्लिक करता हूँ तो अलग से फॉर्म आ जाता है। फॉर्म एक ही है, लेकिन वो क्या है कि थोड़े से सेक्शन में डिवाइडेड है। थोड़े से उसको हमने अलग से एक सेक्शन लगाया हुआ है, 2 इनपुट्स को अलग, 2 इनपुट्स को अलग, और जो लास्ट वाली 2 इनपुट्स हैं उनको अलग। तो आप इनको स्टेप्स बोलते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 डिव्स लेंगे। फॉर्म के अंदर 3 डिव्स लेंगे। सबसे जो पहली डिव होगी उसके अंदर हमारे पास आ जाएंगे ये फर्स्ट वाला, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहा है। फिर नेक्स्ट करेंगे जो सेकंड डिव होगी, ये सेकंड डिव हम स्विच करवाएंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। वो हम पूरी वीडियो जब आप देखोगे ना तो आपको सारी समझ आ जाएगी। जो दूसरी डिव होगी उसके अंदर हमारे पास ईमेल और फ़ोन होगा, इसे हम कहेंगे स्टेप 2। और जो तीसरी डिव होगी जिसे हम तीसरा स्टेप भी कहेंगे, कंट्री और सिटी, इसमें हमारे पास कंट्री और सिटी होगी। तो इसमें हम इसको अलग से मतलब तीसरी जो डिव है उसके अंदर रखेंगे। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए आता हूँ VS कोड के अंदर। तो इसके अंदर आपने सबसे पहले लेनी है div 1।
इसको आपने क्लास लगा देनी है स्टेप, और सेकंड आपने जो इसको क्लास लगानी है वो लगानी है step-1, और जो इसको आपने तीसरी क्लास लगानी है वो लगानी है एक्टिव। अब एक्टिव आपने इसलिए लगानी है क्योंकि आपने CSS की मदद से इसको एक्टिव करना है, ये फर्स्ट में शो होगी। तो अब इसको यहाँ पे एंटर किया। अब सेम इसको आपने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आप थोड़ा सा कमेंट कर दो कि सेकंड, और सेकंड को यहाँ पे पेस्ट कर दो, और यहाँ पे स्टेप कर दो 2। इसके बाद यहाँ पे नीचे आओ और फिर इसको आप कमेंट कर दो कि 3। यहाँ से हमारा जो तीसरा स्टेप है वो आ रहा है, और इसके अंदर आप 3 कर दो। अब सेव किया। अब हमारे पास क्या होगा कि 3 स्टेप्स आ गए, एक हमारे पास 1 2 3। अब इसके अंदर हम चाहे इनपुट्स लगाएं, चाहे हम इसके अंदर कोई और डाटा लें, हम नेक्स्ट और प्रीवियस बटन के साथ इसको स्विचेबल बना सकते हैं। अब इसके अंदर जो एक्टिव क्लास लगी हुई है जस्ट आपने फर्स्ट को लगानी है, बाकी को हम लगाएंगे बटन क्लिक के ऊपर, वो हमने लगानी है जावास्क्रिप्ट की मदद से, उसको हमने ऐसे नहीं लगाना। तो जो हमारे पास फर्स्ट डिव आ रही है इसके अंदर आपने सबसे पहले लेना है एक डिव, उसको आपने क्लास लगा देनी है फॉर्म ग्रुप, फॉर्म डैश ग्रुप, और फॉर्म ग्रुप के अंदर आपने सबसे पहले लेबल का टैग लेना है, लेबल, और लेबल को आपने फॉर देना। फॉर में आप क्या करते हो कि जिस इनपुट के लिए आप इसको लगा रहे हो उसकी आईडी आप फॉर में देते हो। तो मैं यहाँ पे दूंगा नेम, और इसमें भी मैं लिख दूंगा नेम। सेव किया, और यहाँ पे अब यहाँ पे आप एक इनपुट का टैग लोगे, यहाँ पे इनपुट टाइप उसकी होगी टेक्स्ट, और आईडी आपने दे दी है नेम। अब यहाँ पे आप आईडी और फॉर को सेम रखते हो। अब इस चीज़ को आपने समझना है कि आईडी और जो नेम है इसको आपने इस तरह से लगाना है कि जो आईडी होती है वो उस लेबल की फॉर में आती है। तो इसको आपने अच्छे से समझना है, क्योंकि अक्सर आप जब क्रेजी थोड़ा सा डिज़ाइन कर रहे होते हो तब आप लेबल टैग के साथ डिज़ाइन करते हो इनपुट्स के ऊपर। तो जिस तरह से आप लगाते हो कोई स्विचेबल बटन लगाता हूँ, हम इसको क्लिक करते हैं एक साइड पर चला जाता है, फिर क्लिक करते हैं दूसरी साइड पर चला जाता है। वो मैंने ऑलरेडी क्रिएट भी किया हुआ है, उसका मैं लिंक भी आपको दे दूँगा। इस तरह के आप जब बटन डिज़ाइन करते हो उसमें आप लेबल और जो लेबल का फार है और इनपुट की आईडी उसको आप सेम रखते हो, उसके अंदर देते हो। अब उसमें आपने यहाँ पे जो थर्ड एट्रीब्यूट लगाना है वो आपने लगाना नेम। नेम आपने लाजमी लगा देना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से नेम एट्रीब्यूट की मदद से फॉर्म को आप वैलिडेट करवा सकते हो। तो इसमें हम लिखेंगे नेम, तो नेम इसका होगा हमारे पास नेम। उसके बाद हम एक और लेबल का टैग लेंगे इसी के अंदर, और उसको हम नाम देंगे लास्ट नेम। तो यहाँ पे हम देंगे लास्ट नेम, और यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट और डैश नेम। सेव किया। अब ये हमारे पास 2 डिव्स आ गई। अगर इसको मैं यहाँ पे ओपन करूँगा, ओपन विद लाइव सर्वर, तो ये हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो हमारे पास एक इनपुट आ रही है नेम, और सेकंड हमारे पास लास्ट। ये हमने जस्ट इसमें लेबल का टैग लगाया। अब इसके नीचे मैं क्या करूँगा, बल्कि इसको हमने लगाना अलग डिव के अंदर। इसको मैं यहाँ से ना डिलीट करता हूँ, क्योंकि हमने इसको अलग से फॉर्म ग्रुप के अंदर लगाना है। तो इसको यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पे नीचे हम कर देंगे इसको पेस्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे नेम आ रहा है ना, वहाँ पे हम कर देंगे लास्ट नेम, लास्ट नेम। और यहाँ पे आप कर दो आईडी इसकी एल नेम, मतलब लास्ट नेम एल नेम, और ये आईडी आप दे दोगे इसके अंदर फॉर के अंदर, और इसका नेम भी आप कर दो एल नेम, मतलब लास्ट नेम। फुल भी आप लिख सकते हो। और ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास इनपुट डिज़ाइन हो गया। इसको मैं चेक करूँ, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इसके नीचे आपने क्या करना है, एक आपने ले लेना बटन का टैग यहाँ पे नीचे, जहाँ पे आपका स्टेप ख़त्म हो रहा है ना इसके नीचे। तो यहाँ पे आप बटन का टैग लोगे। बटन को आपने टेक्स्ट लगा देना है नेक्स्ट, क्योंकि इसमें हम नेक्स्ट बटन को सिर्फ डिज़ाइन करेंगे। और इसकी आपने टाइप लगा देनी है बटन। अब इसकी टाइप आपने लाजमी लगानी है। अगर आप टाइप बटन नहीं लगाओगे तो ये सही से वर्क नहीं करेगा। टाइप बटन आपने लाजमी लगानी है, क्योंकि ये इसको फिर ट्रीट करेगा एज अ बटन। हम क्लिक करके इसको नेक्स्ट जो डिव है उसको स्क्रॉल कर सकेंगे। अगर आप इसकी टाइप बटन नहीं लगाओगे तो आपके पास फॉर्म सही से वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए आपने बटन लाजमी इसको लगा देना। उसके बाद आपने इसको क्लास लगा देनी है। क्लास इसको हम लगा देंगे नेक्स्ट BTN, नेक्स्ट डैश BTN। सेव किया। अब ये हमारे पास एक जो फॉर्म है इसका डिज़ाइन हो गया, स्टेप 1 इसका डिज़ाइन हो गया। आप इसी को कॉपी करके हम नीचे पेस्ट कर लेंगे और सिर्फ इसका डाटा चेंज कर देंगे। तो ये मेरे पास स्टेप 2 है वो बन जाएगा। अब स्टेप 2 के अंदर आपके पास आता है हमारे पास ईमेल, यहाँ पे दे दूंगा ईमेल। अब इसके जो फॉर है इसमें भी ईमेल, आईडी भी ईमेल, और उसके बाद इसका जो नेम है वो भी हमारे पास आ जाएगा ईमेल।
अब ईमेल के बाद हमारे पास आता है यहाँ पे फ़ोन, तो जहाँ पे हमारे पास लास्ट नेम है वहाँ पे हम कर देंगे उसको फ़ोन। तो यहाँ पे POH फ़ोन, और इसके फार में भी हम कर देंगे फ़ोन। ID में भी हम फ़ोन कर देंगे कि फ़ोन हमारे पास है। उसके बाद इसका नेम भी हम कर देंगे फ़ोन। सेव किया। अब यहाँ पे बस नेक्स्ट BTN आ रहा है, तो इसके साथ हमें एक और भी चाहिए जिसको हम देंगे प्रीवियस के लिए, क्योंकि जब हमारे पास सेकंड आ जानी है ना, सेकंड स्टेप आ जाना है, तो उसमें हमारे पास उसके बैक जाने के लिए बटन होगा, मतलब प्रीवियस बटन भी होगा, और उससे नेक्स्ट स्टेप है मतलब थर्ड, उसको स्क्रॉल करने के लिए भी हमारे पास एक बटन होगा। तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे नेक्स्ट और प्री। जो फर्स्ट वाला है उसको हम दे देंगे प्री, और यहाँ पे हम इसको क्लास भी चेंज कर देंगे pre-BTN। यह आपके पास डिज़ाइन हो गया। अब इसी को आप यहाँ से कॉपी करो और इसको नीचे आप लगा दो, क्योंकि अब हमारा लास्ट रह गया है स्टेप 3। इसको सेव किया। अब स्टेप 3 में हमारे पास आता है कंट्री और सिटी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कंट्री, और इसके फार में भी आप दे दोगे कंट्री, और इसके फार में भी कंट्री, और इसी को आप कॉपी करके इसकी ID भी लगा दोगे सेम, और नेम भी सेम लगा दोगे। अब उसके बाद हमारे पास आता है सिटी, कि किस सिटी से है, तो इसमें भी आप यहाँ पे इसके फार में भी आप सिटी लगा दोगे, और इसी को कॉपी करके आप इसके ऊपर पेस्ट कर दोगे और इसके ऊपर पे। अब सेव किया। अब नेक्स्ट और प्रीवियस आपके सेम रहने हैं, लेकिन इसमें आपके पास प्रीवियस और सेकंड बटन जो आपके पास होगा वो होगा सबमिट। अब क्योंकि हम लास्ट पे आ गए तो अब हमने फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट किया। अब इसकी जो टाइप है आपने कर देनी है सबमिट। जो लास्ट वाला बटन है उसकी टाइप आपने सबमिट करनी है, जिसके ऊपर हम क्लिक करके फॉर्म को सबमिट करवा रहे हैं, और जो बाकी है उन सब की टाइप आपने बटन रखनी है। ये आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, तो अदरवाइज सही से काम नहीं करेगा। जिस तरह से मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ सेम उस तरह से आपने फॉलो करना है, और उसको सीखना भी है। मैं एक एक चीज़ आपको साथ सिखा भी रहा हूँ, और आपको सोर्स कोड भी अवेलेबल होगा, आप उसको भी देख सकते हो। अब ये आपके HTML की कोडिंग कंप्लीट होगी। अब आते हैं हम CSS की तरफ। तो CSS फाइल के अंदर आया, और इसमें हमारे पास ये बेसिक कुछ टैग्स लगे हुए हैं, प्रॉपर्टीज़ लगी हुई हैं। स्टार मार्क लगा के हमने मार्जिन पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और लिस्ट स्टाइल नन। ये आपने जो 5 लाइनें ना, ये आपने हर CSS फाइल के अंदर लगानी होती हैं। इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि जब आप ए टैग को स्टाइल करते हो तो हमें हर दफ़ा उसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन लगानी पड़ती है। तो ये उसका सोल्यूशन हो जाएगा कि हमने स्टार मार्क के ऊपर लगा दिया है। वो जहाँ पे भी हम ए टैग यूज़ करेंगे तो वहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन होगा। लिस्ट स्टाइल जब हम LI इस्तेमाल करते हैं तो LI के अंदर उसका बाय डिफ़ॉल्ट डार्ट के साथ लिस्ट स्टाइल आर होता है, तो उसको भी ये नन कर देगा। उसके बाद मार्जिन पैडिंग ऑटोमेटिकली 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये तीनों फाइलें भी आपकी हार्ड डिस्क के लिए ज़रूरी होती हैं, अगर आपने उसको खुद से अच्छे से डिज़ाइन करना है। अगर इसको आप सही से, या इन 3 लाइनों को आप यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं करोगे तो आपको हार्ड डिस्क के अंदर इसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप एक रिस्पॉन्सिव और अच्छा डिज़ाइन जो है वो अचीव नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे हम सेक्शन जो हमारे पास डिव है, सेक्शन टैग है, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसको हम यहाँ पे लगाएंगे मिनिमम हाइट। तो मिनिमम हाइट उसको हम लगा देंगे 100 VH, और उसके बाद इसको हम लगाएंगे विड्थ हम इसको देंगे 100%। डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और उसके बाद हम करेंगे लाइन आइटम्स सेंटर। इससे क्या होगा कि सारा हमारा जो कंटेंट है वो सेंटर में आ जाएगा। उससे हम स्विच करते हैं तो ये सारा आपका जो कंटेंट है वो आपके पास सेंटर में आ गया। जस्ट आपने क्या करनी है, ये प्रॉपर्टीज आप इससे इसके ऊपर लगा देनी है। उसके बाद हम कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, डॉट कंटेनर, और कंटेनर को हमने यहाँ पे स्टाइल करना है। सबसे पहले हम उसको मैक्सिमम विड्थ लगाएंगे, वो हम इसको लगा देंगे 400 पिक्सल, और उसके बाद इसको हम विड्थ लगाएंगे 90%, 400 की 90% पर पास वो सेव किया। तो ये आपके पास एक न्यू डिज़ाइन होगी। अब इसके ऊपर आपने पैडिंग लगा देनी है। पैडिंग इसको हम यहाँ पे लगा देंगे 20 पिक्सल। उसके बाद आपने बॉर्डर रेडियस लगाना है, वो इसको हम छोटा सा लगाएंगे 8 पिक्सल, और उसके बाद हम इसको एक दफ़ा बॉर्डर लगा के चेक करेंगे 1 पिक्सल और सॉलिड। सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करेंगे, ये आपके पास बॉर्डर लग गया। अब इस बॉर्डर को आप यहाँ पे नहीं लगाओगे, यहाँ पे आप लगाओगे बॉक्स शेडो। अब बॉक्स शेडो के अंदर आप RGB लगाओगे, रेड ग्रीन और ब्लू, और रेड आप इसको दोगे 0, सेम उस तरह से आप इसको ग्रीन भी 0, ब्लू भी 0, और आपके पास लास्ट में अल्फ़ा आप इसको दोगे 0.16,
और यहाँ पे आप इसकी थोड़ी सी परसेंटेज सेट करोगे कि 0 पिक्सल, उसके बाद आपके पास 1 पिक्सल और 4 पिक्सल। सेव किया और इसका भी यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये आपके पास एक इसका जो बॉक्स शेडो है वो अच्छे से लग गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका फॉर्म के अंदर H1 का टैग। तो यहाँ पे मैं फॉर्म को सिलेक्ट करूँगा, फॉर्म, और उसके अंदर H1 का टैग, उसको हम यहाँ पे स्टाइल करेंगे। तो उसको हम देंगे टेक्स्ट लाइन, उसका सेंटर, यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट लाइन इसको सेंटर करेंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ पे लगा देंगे फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ इसको हम लगाएंगे 43 पिक्सल। आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हो। पैडिंग इसको हम लगाएंगे 20 पिक्सल और 0 पिक्सल। सेव किया और यहाँ पे इसको चेक करते हैं। अच्छा, ये इसको स्टाइल नहीं कर रहा, तो इसमें चेक करता हूँ कि इसको क्यों नहीं कर रहा। थोड़ी सी हम फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ करते हैं। आई थिंक CSS की फाइल सही से लिंक तो है, लिंक तो सही से है, वो शेड वर्क कर रहा है। फॉर्म का टैग ये भी सही से है। अच्छा, फॉर्म के ऊपर हमारे पास H1 का टैग है, तो मैं इसको यहाँ से कट करके इसके नीचे लगा दूँ, फॉर्म के अंदर लगा दूँ। अब सेव करेंगे, ये हमारे पास सही से आ रहा है। तो इसका फ़ॉन्ट साइज हमने ज़्यादा कर दिया है, तो इसको मैं जस्ट 43 करूँगा। सेव किया, अब ये हमारे पास सही से यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास आ रहा है फॉर्म के अंदर जो इनपुट के टैग्स हैं उनको स्टाइल करेंगे। तो उसके अंदर फॉर्म, और फॉर्म के अंदर जो इनपुट्स के टैग हैं, और यहाँ पे इसके ये हमारे पास लगे हुए हैं फॉर्म ग्रुप के अंदर। तो ये वाली जो क्लास है इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको कॉल करेंगे फॉर्म ग्रुप, और उसके अंदर जो इनपुट के टैग्स हैं, तो यहाँ पे उसको हम लगाएंगे जो विड्थ है उसकी 100%, विड्थ 100%, और यहाँ पे बॉर्डर इसको हम लगाएंगे बॉर्डर इसको हम लगाएंगे 1.5 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे इसको लगा देंगे RGB है, और RGB हम इसको कुछ भी यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन कर देते हैं अगर थोड़ा सा अच्छा स्टाइल हो जाए। ये वाले आ रहे हैं थोड़े से, इसको ये हमारे पास इसका तो RGB है रेड ग्रीन ब्लू, इसको थोड़ा सा हम इसको हम यहाँ से ख़त्म करते हैं ताकि प्रॉपर हो ना, वही हो जो हमारे पास आ रहा है ना वो वाला। इसको यहाँ पर दोबारा लगाते हैं RGB, और इसमें जो फास्ट है उसको हम देंगे 128, और उसके बाद फिर इसको देंगे 128। थर्ड जो है इसको भी हम देंगे 128, और अल्फा कलर है वो हम लगाएंगे 0.4 और 18। ये सेव किया, अब इसको चेक करते हैं। तो अब इसका जो कलर है हमारे पास सही से आ रहा है। अब इसके ऊपर हमने थोड़ी सी पैडिंग अप्लाई कर देनी है ताकि थोड़ी सी हमारे पास स्पेस इसकी बन जाए। तो यहाँ हम लगाएंगे, इसको हम डबल सेमीकोलन लगाएंगे तब हमारे पास वर्क करेगा पैडिंग। तो पैडिंग इसको हम लगाएंगे 5 पिक्सल, और फ़ॉन्ट साइज़ इसको हम लगाएंगे 18 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस इसको हम लगा देंगे 4 पिक्सल, और आउटलाइन इसको हम लगा देंगे नन। आउटलाइन सेव किया। उसके बाद हमारे पास बटन के टैग्स हैं, तो उनको हम स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे हम बटन को सिलेक्ट करेंगे। अब बटन के अंदर सारे बटन इसके आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम देंगे पैडिंग इसको हम लगाएंगे 10 पिक्सल, और यहाँ पे हम लगाएंगे 30 पिक्सल। उसके बाद हम बॉर्डर और आउटलाइन नन, बॉर्डर इसका हमारे पास हो जाएगा नन, और आउटलाइन वो भी नन, और उसके बाद हम लगाएंगे मार्जिन इसको हम लगाएंगे 20 पिक्सल और 10 पिक्सल। उसके बाद इसको हम लगाएंगे बैकग्राउंड कलर हम इसको लगा देंगे थोड़ा सा। इसको हम चेक करते हैं, ये एक हमारे पास ग्रीन आ रहा है और दूसरा हमारे पास ये आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे एज इट इज़ लिख सकता हूँ जिस तरह से हमने वहाँ पे इसको लगाए हुए है, 05 और 895B। सेव किया, तो इसको भी हम चेक करते हैं। तो ये इसके ऊपर हमारे पास अप्लाई हो गया, और साथ में इसको हम देंगे यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर। तो फ़ॉन्ट कलर इसका हम लगाएंगे यहाँ पे वाइट। फ़ॉन्ट साइज़ इसको हम लगाएंगे 16 पिक्सल। कर्सर, पॉइंटर, और बॉर्डर रेडियस वो इसको हम लगाएंगे 30 पिक्सल। ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड, और एज आउट
सेव किया और इसको हम चेक करते हैं, ये इसके ऊपर हमारे पास लग गया। अब हमारे पास जो बटन है वो सारे स्टाइल हो गए, लेकिन जो हमारे पास प्री का बटन है ना उसके ऊपर हमने थोड़ी सी स्टाइलिंग और की हुई है, तो हम प्री के बटन को यहाँ पे स्टाइल करेंगे। तो उसके हम यहाँ से क्लास जो है वो कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गई प्री BTN, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, स्टाइल डॉट CSS में आए और बटन के लिए हम सेलेक्ट करेंगे बटन, और वो बटन जिसको हमने क्लास लगाई हुई है प्री BTN। अब ये CSS के सिलेक्टर हैं, अगर आप इसको स्पेस डाल दोगे तो इसका मतलब होगा कि बटन के अंदर जो डिव लगी हुई है या उसके अंदर कोई एलिमेंट है जिसको हमने क्लास लगाई हुई है प्री BTN। लेकिन अगर आप स्पेस के बगैर लिखोगे ना तो इसका मतलब है कि एग्जैक्ट वो डिव जिसके अंदर हमने इसको क्लास लगाई हुई है, मतलब जिस बटन को से ये क्लास लगी हुई है। मिसाल को ये बटन है बटन प्री BTN, इसका मतलब है ये जो बटन टैग जहाँ पे बटन टैग लगा हुआ है और उसी को क्लास हमने लगाई हुई है प्री BTN, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करो। तो ये CSS के सिलेक्टर हैं, इनको भी आप अच्छे से थोड़ा सा सीख लो, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देते हैं। और जब भी आप डिज़ाइन कर रहे होते हो कोई चीज़ तो आपको CSS के सिलेक्टर जो है उन पर महारत होनी चाहिए, तो आपका काफ़ी समटाइम जावास्क्रिप्ट कोड भी बच जाता है अगर आपको CSS के जो सिलेक्टर हैं वो अच्छे से इस्तेमाल करना आ जाए। अब उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर के अंदर हम इसको लगाएंगे RGB लगाएंगे। तो इसको हम जो रेड है वो देंगे 140 और जो ग्रीन है वो हम देंगे 12, और उसके बाद ब्लू लगाएंगे 127। सेव किया और ये उसके ऊपर कलर अप्लाई हो गया। अब इसके हमने थोड़ा सा होवर पे देना है कि जब बटन के ऊपर आप होवर करें तो हम यहाँ पे लगाएंगे बटन, और बटन के ऊपर हम करेंगे होवर। तो होवर के ऊपर हम क्या करेंगे कि ओपेसिटी लगाएंगे, ओपेसिटी में इसको हम लगाएंगे 0.8। बैकग्राउंड कलर इसको हम लगा देंगे यहाँ पे ब्लैक, और उसके बाद कलर भी इसको हम कर देंगे यहाँ पे ब्लैक, इसका फ़ॉन्ट कलर, और उसके बाद हम लगा देंगे बॉर्डर। तो बॉर्डर हमारे पास आ जाएगा 1 पिक्सल सॉलिड। सेव किया, अब भी हम चेक करते हैं। अच्छा ये हमारे पास आ गया। अच्छा थोड़ा सा इसका ऊपर हम सिर्फ बैकग्राउंड कलर ये इसको कुछ भी चेंज नहीं करते, जैसे इसके ऊपर ना ओपेसिटी अप्लाई करते हैं। अब ठीक है यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखें, अच्छा इसके थोड़ा सा हम जो बैकग्राउंड बिल्कुल हमें खाली करना पड़ेगा। तो जब इसके ऊपर होवर करें तो बैकग्राउंड इसका होगा हमारे पास ट्रांसपेरेंट। सेव किया तो ये हमारे पास अब ट्रांसपेरेंट इसका बैकग्राउंड आ रहा है, लेकिन प्री का नहीं आ रहा, तो मैं प्री को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं प्री को सिलेक्ट करूँगा, इसका ऊपर हम लगाएंगे होवर के ऊपर, कि जब प्री BTN के ऊपर हम होवर करें दैन क्या करो कि इसका जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास कर दो ट्रांसपेरेंट, और बॉर्डर कलर कर दो इसका सेम ये वाला कलर 1 पिक्सल सॉलिड, और उसके बाद ये RGB ये वाला कलर आ गया। इसको सेव किया और फ़ॉन्ट कलर भी हम इसके ऊपर यहाँ पे चेक कर लेते हैं कौन सा हमने दिया, ये आ गया, ठीक है। अब इसका जो स्टाइल है वो परफेक्टली आ गया। अब हमारे पास जो इसकी CSS है वो कंप्लीट होगी, लेकिन अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे CSS की ट्रिक इस्तेमाल करनी है कि ये जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं उन सब को हमने डिस्प्ले लगा देना नन, सिर्फ जो फर्स्ट वाला है उसको हमने लगा देना ब्लॉक। तो यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा डॉट स्टेप, तो जब हम जितनी भी वो डिव्स हैं जिनको हमने क्लास लगाई हुई स्टेप, उसका डिस्प्ले हमारे पास कर दो यहाँ पे ब्लॉक, बल्कि ब्लॉक में डिस्प्ले नन। सेव करेंगे तो ये सारे हमारे पास नन आ जाएंगे, सिर्फ हमारे पास आ रहा है फिल द फॉर्म। और उसके बाद हमारे पास क्या करेंगे किसको कि जिसको हमने क्लास लगाई हुई एक्टिव डॉट एक्टिव, उसका डिस्प्ले कर दो हमारे पास ब्लॉक, ये वाला। अब सेव किया, ये सिर्फ हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास डिव आ रही है बिल्कुल सेंटर में, और यहाँ पे हमारे पास आ रही है ऊपर। इसको यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, तो इसका जो सेक्शन हमारे पास यहाँ पे हमने लगाई है मिनिमम विड्थ, तो यहाँ पे हमने लगानी मिनिमम हाइट। सेव किया और इसको हम चेक करेंगे तो ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आ गया। तो इस तरह से आप HTML और CSS की मदद से एक मल्टी स्टेप फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हो। अब आते हैं हम इसकी जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेंगे, उसको नाम देंगे स्टेप्स, जिसके अंदर हमारे पास जितने भी डिव्स हैं जिनको हमने क्लास लगाई हुई स्टेप उसको हमने सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे
लगाएंगे एरे। एरे हमने क्यों लगाना है, क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा वो क्लासें हैं जिनको हमने लगाई, जो वो एक से ज़्यादा वो हमारे पास डिव्स हैं जिनको हमने क्लास लगाई हुई है स्टेप। तो एरे डॉट फ्रॉम के एरे लो फ्रॉम किससे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे फॉर्म वाले टैग को, और फॉर्म वाले टैग के अंदर स्टेप्स की वाली क्लास को। अब स्टेप वाली क्लास हमने लगाई हुई है ऑलमोस्ट तीनों को, जो हमारे पास सेकंड स्टेप है उसको भी हमने क्लास लगाई हुई है, फर्स्ट वाले को भी लगाई हुई है और थर्ड वाले को भी लगाई हुई है। अब इन तीनों को ये स्टोर करवा देगा इस स्टेप्स के अंदर। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे इसको चेक करते हैं, सेव किया। अब इसको अगर मैं कंसोल में प्रिंट करवाऊँ कि स्टेप्स को यहाँ पे हमारे पास शो करो, सेव किया और यहाँ पे इसका कंसोल हम ओपन करते हैं। इसको कंसोल में हो, यहाँ पे इसके कंसोल के अंदर आप देखो कि आपके पास इसकी सारी जो डाटा वो आ रहा है। अगर इसका यहाँ पे इसको मैं इंडेक्स नंबर दूँ, यहाँ पे इंडेक्स इसका 0 आप सेव करके उसको चेक करें, ये इसका हमारे पास वो आ रहा है डाटा फर्स्ट वाला। लेंथ इसके हमारे पास आ रही है 0, यानी लेंथ 0 का मतलब है जो हमारे पास इंडेक्स नंबर जिसका 0 है। अब इसमें बाकी डाटा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसके अंदर हमने जो कोई डाटा उस तरह का पास नहीं किया जिस तरह से हम नॉर्मल एरे में करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर एलिमेंट्स लगे हुए हैं, डिव्स लगे हुए हैं, लेकिन वाकई उसी तरह से ही करेगा। तो अब इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको पता चल गया कि स्टेप्स के अंदर क्या है कि हमारे पास लगी हुई हैं इसके इंडेक्स नंबर और जो डिव्स है वो स्टोर है। उसके बाद आपने यहाँ पे कांस्टेंट लेना है, उसके अंदर आपने जो नेक्स्ट BTN है और प्री BTN, प्रीवियस बटन और नेक्स्ट BTN, उसको स्टोर कर देना है। नेक्स्ट BTN इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर हम करेंगे फॉर्म टैग, और फॉर्म टैग के अंदर वो वाली बटन जिसको हमने क्लास लगाई है प्री BTN। तो इस वाली क्लास को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, प्री BTN सेव किया। अच्छा ये हमने किया है नेक्स्ट BTN, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट BTN, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको हम स्टोर करवा देंगे नेक्स्ट BTN, कॉपी पेस्ट। और ये नेक्स्ट BTN फर्स्ट वाला इसको हम कर देंगे प्री BTN, और इसके अंदर हम कर देंगे प्री BTN को सिलेक्ट, कॉपी किया और यहाँ पे हम कर देंगे प्री BTN को सिलेक्ट। अब ये हमारे पास बटन जो है वो भी कांस्टेंट के अंदर लग गया, वेरिएबल के अंदर लग गया, और जो हमारे पास जो स्टेप वाली डिव थी वो भी लग गई। उसके बाद आपने कांस्टेंट लगा के जो फॉर्म है उसको भी आपने स्टोर करवा देना है वेरिएबल के अंदर। तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम जस्ट फॉर्म को पेस्ट कर देंगे, पास कर देंगे। उसके बाद जितने भी आपका नेक्स्ट BTN है आपने यहाँ पे एक लगाना है एरे। तो एरे आप इसमें लगाओगे फॉर ईच। तो इसमें हम यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि आप फॉर ईच किस तरह से लगाते हो। यहाँ पे लगाओगे फॉर ईच, और फॉर ईच के अंदर आप क्या करते हो कि ये आपके पास एरे आ रहा है। अब एरे हमने करना है नेक्स्ट और प्री BTN का, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट BTN। अब नेक्स्ट BTN भी तो हमारे पास ज़्यादा है ना, हमारे पास फर्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर भी है, सेकंड के अंदर भी है, थर्ड के अंदर भी है, इसलिए आपने यहाँ पे एरे लगाना फॉर ईच। अब इसका मतलब है कि जितने भी हमारे पास BTN लगे हुए हैं, जितने भी वो बटन लगे हुए हैं जिसको हमने क्लास लगाई हुई है नेक्स्ट BTN, उन सब के ऊपर ये फंक्शन अप्लाई करो। तो इसके अंदर आप यहाँ पे एलिमेंट पास करते हो, तो एलिमेंट इसमें पास करूँगा बटन फॉर ईच। और ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमने जब सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना उसके इंडेक्स नंबर को, तब हम इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे अलर्ट लगाऊंगा, अलर्ट के अंदर जस्ट इसको कोई चीज़ दिए बगैर इसको मैं यहाँ पे चेक करूँगा। तो अगर मैं नेक्स्ट BTN पे क्लिक करूँ और यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो ये वापस नहीं आ रहा, तो इसको मैं चेक करता हूँ कि क्यों नहीं आ रहा। अच्छा इसके ऊपर हमने वो जो इवेंट है वो तो लगाया ही नहीं ना, तो हम यहाँ पे इवेंट लगाएंगे बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, ऐड इवेंट लिस्टनर। यहाँ पे BTN को ऊपर एक दफ़ा लगा के हम कॉपी कर लेते हैं नीचे, नेक्स्ट BTN डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, और इवेंट लिस्टनर के अंदर हम लगाएंगे इसको क्लिक, और क्लिक के अंदर हम लगाएंगे इसके अंदर एक फंक्शन पास करेंगे यहाँ पे, और इसके अंदर हम लगाएंगे एक अलर्ट, सेव किया और यहाँ इसको चेक करते हैं। अभी हमारे पास अलर्ट आ रहा है, तो अब इसी को यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, इस वाले को जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ इवेंट लिस्टनर, इसको काट किया और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आप यूज़ कर रहे थे नेक्स्ट BTN ना, वहाँ पे आप यूज़ करोगे ये बटन। अभी इंडिविजुअली जो एलिमेंट है उनको ये सिलेक्ट करेगा। अब सेव करके इसको चेक करते हैं, तो अब इसको करना चाहिए, इसको चेक करता हूँ।
तो अब हमारे पास आ रहा है एडिवलिस्टर ऑन क्या नेक्स्ट बीटीएन फॉर ईच इज़ नॉट अ फंक्शन। तो अच्छा ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, तो इसके अंदर हम एक फंक्शन पास करते हैं। तो फंक्शन इसमें पास कर देता हूँ चेंज स्टेप्स, चेंज स्टेप, और इसके अंदर हम पास कर देंगे नेक्स्ट। सेव किया, और ये जो चेंज स्टेप्स है ना, इस फंक्शन को हम यहाँ पे नीचे परफॉर्म करवा लेते हैं। चेंज फंक्शन और यहाँ पे चेंज फंक्शन, और चेंज फंक्शन के अंदर आप यहाँ पे दोगे इसको बीटीएन। सेव किया, और अब यहाँ पे इसको लगाओगे अलर्ट। सेव किया, अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, क्लिक करते हैं। अभी भी हमारे पास एरर आ रहा है, तो इसको मैं चेक करता हूँ कि अभी हमारे पास एरर क्यों आ रहा है। कंसोल में आया स्क्रिप्ट और फॉर बीटीएन, इसको यहाँ पे नेक्स्ट बीटीएन ईच फॉर ईच इज़ नॉट अ फंक्शन। तो ये हमारे पास फंक्शन भी तो नहीं है, हमने कौन सा फंक्शन लगाया है। नेक्स्ट बीटीएन फॉर्म डॉट नेक्स्ट बीटीएन। अच्छा हमारे पास एरर जो है ना वो ये आ रहा है कि हमने यहाँ पे आल लगाना था कि क्वेरी सिलेक्टर आल। अब आल हमने इसलिए लगाना है क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डाटा है, एक डाटा नहीं है ना हमारे पास, बटन हमारे पास मल्टीपल एक से ज़्यादा है। इस तरह से जो स्टेप्स हैं वो भी हमारे पास एक से ज़्यादा हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे क्वेरी सिलेक्टर आल। अगर आप क्वेरी सिलेक्टर लगाओगे तो आप तब लगाते हो जब आपके पास सेम क्लास के साथ सिंगल एलिमेंट हो। अब सेम क्लास के साथ हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, जिस तरह से हमारे पास ये क्लास लगी हुई है नेक्स्ट बीटीएन, तो नेक्स्ट बीटीएन हमारे पास एक नहीं दो तीन लगे हुए हैं, फर्स्ट के ऊपर भी है, सेकंड के ऊपर भी और थर्ड के ऊपर भी। तो उसके लिए आप यूज़ करोगे क्वेरी सिलेक्टर आल कि तमाम को सिलेक्ट करो इसके अंदर। जब इसको सिलेक्ट करके आप इसके ऊपर आप पास करोगे ना ये फंक्शन, तब ये अच्छे से काम करेगा। अब इसको यहाँ पे अलर्ट बॉक्स के ऊपर चेक करते हैं, ये हमारे पास अलर्ट आ रहा है, तो इसको यहाँ से मैं नीचे कर देता हूँ यहाँ पे। अब बेशक इसके ऊपर भी आप लगाओगे ना जिस तरह से हम कोशिश कर रहे थे, तब भी वर्क करेगा। इसको वर्क करना चाहिए था जस्ट, वो हमारे पास क्वेरी सिलेक्टर जो ऑल है उसके थोड़ा सा हमारे पास मसला आ गया। इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ रहा है। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर ये पास कर लेना है, लेकिन इसके अंदर आपने ये चेंज स्टेप्स ही पास करना है, ये वाला चेंज स्टेप्स। और चेंज स्टेप्स के अंदर आप इसको जो पैरामीटर दोगे वो आप इसको दोगे नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट, और यहाँ पे आप इसके ऊपर एक फंक्शन लगाओगे। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, बल्कि इससे पहले ना इसके जो प्रीवियस है ना उसके ऊपर भी हम लगा देते हैं कि इसको यहाँ से हम करते हैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे सारा प्री बीटीएन, तो यहाँ पे हमने जस्ट प्री बीटीएन को रिप्लेस कर देना है, और यहाँ पे हमने कर देना प्री। सेव किया, जस्ट दैट्स इट। और यहाँ पे हमने फॉर्मेट लगा देना कि ये प्री बीटीएन के लिए। अब नेक्स्ट बीटीएन और प्री बीटीएन के ऊपर हमने इवेंट लगा दिया। अब ये जो चेंज फंक्शन है दोनों के ऊपर अप्लाइड है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कांस्टेंट का हम नाम देंगे एक्टिव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे वो वाली डिव जिसको हमने क्लास लगाई हुई एक्टिव। तो वो हमने लगाई हुई है फर्स्ट वाली को, तो फर्स्ट वाली इसके अंदर हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि मिसाल के तौर पे इसके ऊपर हमने कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना है तो वो भी हम करवा सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे लेटर लेंगे। तो लेटर लेके उसके अंदर हम इंडेक्स लिखेंगे कि इसका जो इंडेक्स नंबर है वो आ जाए। उसमें हम करेंगे स्टेप्स, ये जो ऊपर हमने डिफाइन किए ये वाले स्टेप्स डॉट और फाइंड इंडेक्स, और फाइंड इंडेक्स के अंदर हम पास करेंगे इसको एक फंक्शन, उसको हम देंगे पैरामीटर स्टेप, और यहाँ पे एरो फंक्शन, इसके अंदर हम करेंगे स्टेप इज इक्वल टू एक्टिव। यहाँ पे वो वाली डिव जिसके ऊपर हमने क्लास लगाई एक्टिव उसको ये फिल्टर करेगा। फिल्टर करने के बाद इसके ऊपर हमें कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ बीटीएन जो है हमारे पास वो इक्वल होता है नेक्स्ट के, मतलब अगर हम नेक्स्ट जो बीटीएन है उसको हम प्रिंट करवाते हैं, देन क्या करो, देन हमारे पास एक फंक्शन परफॉर्म करवा दो। पहले हम यहाँ पे अलर्ट लगाते हैं, सेव किया, और यहाँ पे नेक्स्ट। अब ये हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ रहा है। अब इसका मतलब है यहाँ तक हमारा कोड जो है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है कि हम नेक्स्ट बीटीएन के ऊपर क्लिक कर लें। लेकिन हमने इसमें लगाना है कि जब हम नेक्स्ट बीटीएन के ऊपर क्लिक करें तो जो हमारे पास स्टेप्स वाला एरे है उसके अंदर जो इंडेक्स है उसको कॉल करो। अब इंडेक्स इसका कौन सा आ गया कि जिसके ऊपर हमने क्लिक किया है वो इसका इंडेक्स नंबर इसके अंदर स्टोर हो गया। उसके ऊपर आपने क्या करना है कि क्लास लिस्ट अप्लाई करनी है। क्लास लिस्ट आप कौन सी अप्लाई करोगे, उसमें आप क्लास को रिमूव कर दोगे, कौन सी को, जो हमारे पास एक्टिव क्लास लगी हुई है। सेव किया, अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं,
नेक्स्ट को क्लिक किया तो हमारे पास जो इसके ऊपर क्लास लगी हुई थी वो रिमूव हो गई। अगर इसका आपको मैं एलिमेंट्स के अंदर दिखाऊं इसको रीलोड करके, तो आपने यहाँ से इसको गौर से देखना है। तो यहाँ पे इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे अभी हमारे पास क्लास एक्टिव लगी हुई है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये क्लास हमारे पास गायब हो जाएगी। और इस क्लास, जब ये क्लास गायब हो गई तो इसके ऊपर ये क्लास अप्लाई हो जाएगी स्टेप वाली, और स्टेप वाली को हमने डिस्प्ले लगाया हुआ है CSS के अंदर नन। तो अभी जब इसके ऊपर स्टेप वाली क्लास अकेली रह जाएगी तो इसकी CSS के थ्रू इसका डिस्प्ले नन हो जाएगा। हमारे पास ये जो ID है ये गायब हो जाएगी। अब सेम उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये तो रिमूव हो जाए, लेकिन इसी के अंदर हम करेंगे कि इफ BTN यहाँ पे आ गया बल्कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंडेक्स को आगे ++ करवा देंगे, इंडेक्स ++। सेव करेंगे और इसको चेक करेंगे यहाँ पे। अब इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास गायब हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसके एल्स इफ के ऊपर, कि जब इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो इफ BTN इज इक्वल टू नेक्स्ट। अब इस चीज़ को आपने थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना है, और बल्कि इसके ऊपर हमने एक और कंडीशन भी लगा सकते हैं। ये तो हमने एक लगा दी ना, लेकिन इसके ऊपर हम एक और कंडीशन भी लगा सकते हैं। इसको यहाँ से हम कट करें और हम इसके इंडेक्स नंबर के ऊपर लगा दें। हम यहाँ पे इफ लगाएं और इसमें हम लगाए इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कि अगर हमारे पास इंडेक्स नंबर इसका 0 से ज़्यादा होता है या 0 होता है तब क्या करो, जो स्टेप्स है हमारे पास डॉट स्टेप्स के अंदर जो हमारे पास लगे हुए हैं, ये हमारे पास क्लास लिस्ट है, बल्कि जिसको हमने जो कोड हमने कॉपी किया वो इसके नाम यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे, और ये वाली जो लाइन है इसको हम यहाँ से काट करेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे। अब इसको समझना है कि इफ़ इंडेक्स जगह हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, दैन क्या करूँ कि जो स्टेप्स वाला एरे है उसका जो इंडेक्स नंबर है जिसके ऊपर हमने क्लिक किया वो उसका इंडेक्स नंबर बनेगा। उसकी जो क्लास लिस्ट है उसमें से क्लास रिमूव कर दो एक्टिव, तो उसको ये रिमूव कर देगा, तो हमारे पास उसका डिस्प्ले आ जाएगा नन। दैन कंडीशन कौन से अप्लाई करो कि BTN जो हमारे पास नेक्स्ट है इज इक्वल टू नेक्स्ट, दैन क्या करो उस पर ++ ऐड करवा दो। अब इसको यहाँ से हम इसके ऊपर अब हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं इसी के अंदर हम लगाएंगे एल्स इफ, अगर इसके अलावा कुछ होता है एल्स इफ, दैन क्या करो BTN हमारे पास अगर क्लिक होता है प्री वाला, दैन क्या करो, दैन हमारे पास एक न्यू फंक्शन परफॉर्म करवा दो। तब क्या करो कि इंडेक्स हमारा करवा दो -। ठीक हो गया। और इससे बाहर आपने आ जाना है यहाँ पे, और इसमें आपने इंडेक्स इफ लगा देना। इफ इंडेक्स हमारे पास अगर होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या हमारे पास इंडेक्स जो है वो हमारे पास होता है लेस देन स्टेप्स लेंथ के, कितनी भी स्टेप की लेंथ बनती है उससे थोड़ा होता है। स्टेप की लेंथ हमारे पास कितनी है, 3 है, मतलब 0 1 2, वैसे तो हमारे पास बनती है 3, लेकिन अगर हम जावा से देखेंगे तो हमारे पास बनती है 2। यानी क्या करो, हमारे पास क्लास लगी हुई है उसमें क्लास कर दो ऐड एक्टिव। तो सेम ये वाली जो हमारे पास लाइन इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपने लगाया था रिमूव, यहाँ पे आप लगा दोगे ऐड। सेव किया और इसको अब यहाँ पे क्लिक करो तो ये आपके पास नेक्स्ट फॉर्म आ गया। फिर क्लिक करो तो ये आपके पास फिल द फॉर्म और एंड, इसको मैं एक दफ़ा अगेन चेक करता हूँ, नेक्स्ट फिर नेक्स्ट, तो इसको चेक करना चाहिए, नेक्स्ट को भी, इसको थर्ड को भी शो करवाना चाहिए। तो लेट मी चेक कंट्री प्री, और ठीक है वैसे। अच्छा, इसके अंदर हमने ये हमारे पास गलती है ना, हमने यहाँ पे स्टेप 3 और यहाँ पे अगेन स्टेप 2 लगाई हुई क्लास, इसको यहाँ से हम नहीं लगाएंगे, हम जस्ट स्टेप 3 लगाएंगे। हमने स्टेप 3 वाली जो डिव थी वो तो लगा दी, लेकिन उसके अंदर हमने जब स्टेप 2 वाली पेस्ट की ना तो उसकी हमने क्लास जो है ख़त्म नहीं की या चेंज नहीं की। तो अब इसको नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट किया तो हमारे पास थर्ड भी आ गया। तो इस तरह से आपने इसका इंडेक्स नंबर बना लिया कि अब इसके थ्रू आपने क्या किया, प्री नेक्स्ट, इसकी मदद से आप इसको स्विचेबल बना लिया। अब हमने क्या करना है कि अब इसके ऊपर आपने जो हमारे पास फॉर्म सबमिट है ना, इसके ऊपर आपने फंक्शन लगाना है कि जब हम फॉर्म को सबमिट करें तो जो हमारे पास डाटा आ रहा है ना उसको हम गेट कर सकें। तो और उसके बाद उसके ऊपर हम फंक्शन भी अप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्म, जो हमने ऊपर ये क्लास लगाई थी, ये वाली फॉर्म, ये कांस्टेंट, इसके अंदर हमने स्टोर करवाया होता फॉर्म।
हम यहाँ से फॉर्म को लगाएंगे, फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, और इवेंट लिस्नर के अंदर हम लगाएंगे सबमिट, कि जब फॉर्म को सबमिट किया जाए देन इसके ऊपर एक फंक्शन परफॉर्म हो जाए। और उस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि उस फंक्शन के अंदर हम इसका जो डाटा वो गेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, यह हमने लगा दिया। और उसके बाद यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट लगाएंगे, नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम लगाएंगे इनपुट का टैग, इनपुट। और इनपुट में कौन सा, जिसको हमने एट्रीब्यूट लगाया हुआ नेम और उसका इक्वल है नेम के, जिसका एट्रीब्यूट हमारे पास नेम के इक्वल है, उसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। और इससे बाहर आएंगे डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू सेव किया। और इसके अलर्ट के ऊपर हम लगा देंगे इसको नेम को, नेम सेव किया। और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ बाबर, नेक्स्ट नेक्स्ट सबमिट। तो अलर्ट हमारे पास आ गया नल, जी हमारे पास नल क्यों आ रहा है, इसको नेम को आना चाहिए। नेम डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, नेम इनपुट हमारे पास नेम इज इक्वल टू नेम परफेक्टली आ रहा है, तो इसको हमारे पास शो होना चाहिए। अच्छा, ये एरियल वैल्यू हमारे पास आ रहा है, जस्ट इसके अंदर हमने वैल्यू लिखना है। तो समटाइम हम सेव करते हैं ना, तो ये सजेशन आ जाती है, सेव करके हम दूसरे पेज पे मूव करते हैं तो इनमें से कोई ना कोई अप्लाई हो जाती है, हमारा कोई क्लिक को इस तरह से हो जाता है कि हम उसके ऊपर गौर नहीं करते। अब इसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे सेव किया, यहाँ पर लिखेंगे बाबर, नेक्स्ट नेक्स्ट और सबमिट। तो ये हमारे पास अलर्ट में आ गया बाबर। तो इस तरह से आप इसके ऊपर डाटा जो है वो सेव कर सकते हो। सेम इसको आप 3 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर दो। अब इसके अंदर आप नेम और दूसरा आप ईमेल ऐड करो, तो यहाँ पे आप ईमेल लगा दो इसको। उसके बाद आप यहाँ पे इसको लगा सकते हो फ़ोन। अब इसके थ्रू आप क्या करते हो, अब आराम से इसको वैलिडेट भी कर सकते हो। अगर आप इसको मज़ीद कोशिश करो, जिस तरह से मैंने इसका डाटा शो करवाया है, आप इसको वैलिडेट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा इफ़ कंडीशन, यहाँ पे लगाऊंगा इफ़ नेम इज़ इक्वल टू एम्प्टी, या जो हमारे पास आ रहा है ये ईमेल हमारे पास होता है एम्प्टी, या हमारे पास ये जो फ़ोन है वो हमारे पास होता है एम्प्टी। दैन क्या करो, दैन हमारे पास एक अलर्ट बॉक्स लगा दो। अलर्ट में हम क्या करेंगे कि फिल द फॉर्म, फिल द फॉर्म प्लीज़, सेव किया। और इसको भी हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अब इसके ऊपर कंडीशन लगाएगी लागे कि अगर नेम, ईमेल और फ़ोन इनमें से अगर कोई भी हम फिल नहीं करते, वैसे तो आप सब के ऊपर लगा सकते हो, लेकिन ये 3 मेन में लगा रहा हूँ। अगर इनको आप फिल नहीं करते तो हमारे पास अलर्ट बॉक्स हो जाएगा फिल द फॉर्म प्लीज़। और अब इसको मैं यहाँ पर करके भी आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट रीलोड किया, यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट सबमिट, हमारे पास आ गया फिल द फॉर्म प्लीज़, के फॉर्म को पहले फिल करो। अब मैं क्या करता हूँ कि एल्स, अगर हमारे पास फॉर्म फिल होता है, अगर हम इसमें कोई जो आइटम वो ऐड करते हैं, ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है। दैन क्या करो, हमारे पास एक अलर्ट बॉक्स शो करवा दो, और अलर्ट में आप शो करवा दो बैकटिक्स के अंदर हम लिखेंगे बैकटिक्स, और इसके अंदर हम लिखेंगे हेलो वेलकम, और वेलकम के अंदर पास कर देंगे ये बाबर वाला जो वेरिएबल है, तो उसको हम $साइन लगाएंगे। इस तरह से हम वेरिएबल लगाते हैं, यहाँ पर वेरिएबल करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट्स के अंदर ये जो नेम है इसको पास कर देंगे। सेव किया, और अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं। अब इसके अंदर जस्ट मैं बाबर लिख के और नेक्स्ट नेक्स्ट सबमिट, तो ये हमारे पास आ गया प्लीज़ फिल द फॉर्म। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि मैं सबको जो है वो फिल करता हूँ। अब सबको अपने फिल करना है। बाबर, लास्ट नेम अली, नेक्स्ट ईमेल इसको लगाएंगे abc@gmail.com, फ़ोन नंबर इसको कोई भी दे देंगे, क्योंकि ये अगर हम ईमेल, फ़ोन और नेम वालों को फिल नहीं करेंगे तो हमारे पास कंडीशन जो है वो काम नहीं करेगी। नेक्स्ट कंट्री PK पाकिस्तान, और सिटी TT सिंह, T.TT सिंह, सबमिट। तो ये हमारे पास आ गया हेलो वेलकम बाबर। इस तरह से आप एक मल्टी स्टेप फॉर्म बना सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इसमें आपको जो बेसिक नॉलेज है इसका वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको समझ नहीं आई, कहीं पे भी आपका कोई कंसेप्ट समझने वाला रह गया है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और अगर आपको इस हवाले से कोई भी डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हो।
मैंने इसको जितना एक्सप्लेन कर सकता था करने की कोशिश की है। फिर भी कोडिंग एक ऐसी चीज़ है, इसको जितना मर्जी आप करते जाओ, इसमें एरर्स भी आते हैं, इसमें आप भूलते भी हो। और समटाइम इस तरह से होता है कि एक चीज़ आप पहली दफ़ा डिज़ाइन कर लेते हो, जब आप उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहते हो तब आपके पास और ज़्यादा एरर्स आ जाते हैं। तो क्योंकि जो कोडिंग है वो ऑल अबाउट एरर्स की है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अगर चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।